हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे समक्ष यहाँ बुक जो आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे गंधार कला विद्यालय। गंधार कला विद्यालय का अपना विशेष महत्व है। इसमें हम इसकी विकास और विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण आरएनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं गंधार कला विद्यालय, देखा जाए तो गंधार कला विद्यालय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और गंधार कला विद्यालय के विकास और विशेषताओं पर जो हम प्रकाश डालेंगे। देखा जाए, अगर हम बात करें गंधार कला विद्यालय की, तो गंधार कला हमेशा से ही धर्म के साथ निकट से जुड़ी रही है, क्योंकि गंधार कला जो है कहीं ना कहीं धर्म के साथ काफ़ी निकटता रही है। और गंधार कला विश्वविद्यालय इस सिद्धांत की ही पुष्टि करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो धर्मों के अंतर्गत जो है गंधार कला जुड़ी हुई है। आरंभिक काल में बौद्ध मूर्तिकार बुद्ध की जो है पत्थर की प्रतिमा का निर्माण नहीं किया करते थे। जो बुद्ध धर्म को मानते थे स्टार्टिंग में, वो जो है बुद्ध धर्म की मूर्तियों का जो है वो प्रतिमा नहीं बनाते थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि आरंभिक काल में बौद्ध मूर्ति नहीं होती थी, वो पत्थरों की प्रतिमा का निर्माण नहीं किया करते थे। बुद्ध की उपस्थिति का एहसास पहले ही प्रतीकों जैसे पाद चिन्ह, छाता इत्यादि के माध्यम से किया जाता था, परंतु बौद्ध धर्म के रूपांतरण के साथ ही कहते हैं कलाकारों के मनोभावों में परिवर्तन आया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, जो कलाकार थे उनके मन में भी जो है महात्मा बुद्ध की छवि जो है बस गई और उन्होंने उसको जो है पत्थरों पर जो है बना दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। इससे पहले देखा जाए, जब बौद्ध धर्म 2 वर्गों में नहीं बटा हुआ था, तब से जो है वो सिर्फ प्राकृतिक का ही पूजा करते थे, या जो है महात्मा बुद्ध के पाद चिन्ह या छाता का ही माध्यम मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म रूपांतरित हो गया, दो रूपों में बट गया, तब से जो है सबके मन में अलग अलग विचारधारा आने लग गए और उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध के जो है मूर्ति का निर्माण भी कराया। अब वह बुद्ध को पत्थरों पर उड़कने लग गए और इस प्रकार गंधार कला का विकास हुआ। और यहीं से जो है गंधार कला का विकास हुआ, जब जो है कलाकारों ने महात्मा बुद्ध को पत्थरों पर जो है उड़कने लगे, तभी से गंधार कला का विकास हुआ। ये विकास का शुरुआती स्टेज था। और इसका नामकरण देखा जाए तो गंधार कला इसलिए पड़ा क्योंकि अधिकांश नमूने गंधार क्षेत्र के इर्द गिर्द थे। यानी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है। गंधार कला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गंधार क्षेत्र के नज़दीक था, इर्द गिर्द था, इसलिए हम इसको जो है गंधार कला के नाम से जानते हैं। गंधार कला प्रायः ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस कला का उद्भव और ग्रीक प्रभुता के समाप्ति के बाद हो गया। यानी गंधार कला को हम ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंधार कला का विद्यालय का जो है दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी ये काफ़ी प्रचलित हुआ। लेकिन इस कला का उद्भव जो है ग्रीक प्रभुत्व से समाप्ति के बाद हो गया। जब ग्रीक प्रभुता खत्म हो गई तो जो है हम गंधार कला को ही महत्ता देने लग गए। और इस कला के संरक्षक शाक और कुषाण शासक थे।
यानी इस कला को जो है आगे प्रोत्साहित किया वो दो वंश थे, शाक और कुषाण ने गंधार कला के काफ़ी विकास किया। गंधार अपने सुस्पष्ट गंधार बौद्ध कला के लिए भी जाना जाता है, यानी बौद्ध कलाओं के बारे में भी जो है गंधार कला जानती है, जो कि ग्रीक, सीथियंस, पर्शियन और भारतीय कला परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई। यानी एक बात यहाँ पर साफ हो जाता है कि गंधार कला विद्यालय जो है सिर्फ एक शब्दों से नहीं हुई है, इसमें कई चीज़ों का मिश्रण है, चाहे ग्रीक हो, सिथिलियन हो, पर्शियन हो और भारतीय कला, सबका मिश्रण जो है गंधार कला है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी बात को जो है सर जॉन मार्शल ने इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि ईरानी व हेलेनिक्स विचारों का मिलन बैक्ट्रिया या पड़ोसी देशों के सिकंदर महान द्वारा जीते जाने पर हुआ। वह यह मिश्रित कला भारतीय कला के समक्ष प्रकट हुई जब मौर्य राज्य का जो है पश्चिम एशिया के साथ शांतिपूर्वक आदान प्रदान हुआ, या फिर जब इसके बाद ग्रीक, बेटियन, एशिया, सिथियंस या इटालियन कुषाण राज्यों में आक्रमण किया। तो बात तो सही है, गंधार कला का विकास भारत में इतना नहीं हुआ जब तक जो है विदेशों से जो है हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि गंधार कला में देखा जाए तो हर एक जो है देश का जो है कुछ न कुछ गुण है, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे बैक्ट्रियंस हो, या चाहे सिथियंस हो, या पाथियन या कुषाण राज्य हो, सबके आक्रमण के फलस्वरूप इसमें कुछ न कुछ जो गुण है ली गई। तो इस प्रकार जो है गंधार कला का विकास हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे बात करें गंधार कला विद्यालय की उत्पत्ति का वास्तविकता क्या है, आखिर गंधार कला इतनी प्रचलित क्यों हुई और इसको किसने जो है प्रोत्साहन किया, चलिए देखते हैं। प्रगति की, और इस क्षेत्र का गंधार कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो अफगानिस्तान के हिस्से में ये प्रगति किया वो क्षेत्र गंधार के अंतर्गत आता है। और गंधार क्षेत्र लंबे समय से संस्कृति के आदान प्रदान का गढ़ रहा है, यानी गंधार में बहुत लंबे समय से जो है संस्कृतियों का आदान प्रदान होना स्वाभाविक बना दिया, जिनके कारण जो है ये विकसित हुआ। वर्तमान समय में यह क्षेत्र पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर हिस्से में है। अभी के समय देखा जाए तो जो गंधार कला हम पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर हिस्से में है, यानी पश्चिम क्षेत्र में है, और यह हिंदू कुश पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जो हिंदू कुश पर्वतमाला है उससे जो है गंधार क्षेत्र घिरा हुआ है, एवं उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत से सीमित है, यानी उत्तर दिशा में जाए तो ये हिमालय पर्वत से सीमितांत में आता है। और सिकंदर ने 330 बीसी में इस क्षेत्र विजय हासिल भी किया था। और ये महत्वपूर्ण बात है कि सिकंदर ने 330 बीसी में इस क्षेत्र पर विजय हासिल किया था, और इसके कारण स्थल मार्गों में पाथियन साम्राज्य और भारतीय ग्रीक शहरों के बीच एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाना संभव हुआ। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर एक स्थल मार्ग भी है, जिसके कारण जो है पार्थियन साम्राज्य और भारतीय ग्रीक शहरों के बीच जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। अशोक शासनकाल में देखा जाए तो 3री शताब्दी बीसीई में वह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हिस्सा था, यानी जो गंधार है क्षेत्र वो जो है मौर्य के साम्राज्य काल में ये एक हिस्सा था, और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित मिली, बौद्ध धर्म आगे उत्कृष्ट हुआ। कहते हैं 1ली शताब्दी में पुनः यह कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का हिस्सा भी था। जो कनिष्क था राजा, उसके समय में गंधार जो थी कुषाण साम्राज्य का एक हिस्सा था, एक पार्ट था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो कुषाण शासन कला भारतीय इतिहास में युगांतकारी सिद्ध हुआ, यानी कुषाण शासन जो था भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा युगांतकारी, यानी युगों का तक जो याद रखने वाले यादगार चीज़ दे गया, क्योंकि भारत का उस शासन काल में ही भारत से बाहर विश्व के अन्य हिस्सों में संपर्क स्थापित हुआ। कुषाण शासक काल इतनी महत्वपूर्णता थी कि इसी समय काल में जो है विश्व के हर क्षेत्र में भारत का संपर्क स्थापित हुआ, और कुषाण साम्राज्य के शासकों द्वारा रोम एवं ग्रीक के नज़दीक संबंध स्थापित हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी कुषाण साम्राज्य के लिए हितैषी थे, इसलिए इनसे संबंध होना स्वाभाविक बना दिया।
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि ग्रीक एवं बौद्ध धर्म एवं संस्कृति से एक दूसरे से प्रभावित किया। कहते हैं जब दो संस्कृति आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। या तो आप उसकी संस्कृति अपना लेते हो या आप अपनी संस्कृति उनको दे देते हो। तो ऐसा ही हुआ कि ग्रीक एवं बौद्ध धर्म संस्कृति ने एक दूसरे के प्रभावित किया और जिसके परिणाम स्वरूप गंधार कला जैसी नवीन कला विकसित हुई। और ये कला देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी है। गंधार कला पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक लगातार उन्नति करती रही। यानी इसका जो उन्नति काल देखा जाए तो पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक जो है इसका विकास का मुख्य रूप देखा जा सकता है और अपने चरम उत्कृष्ट तक पहुंची भी। कहते हैं बौद्ध धर्म में प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार गंधार कला में रोमन शास्त्रीय कला एवं शैली का इस्तेमाल भी जो है विषय वस्तु के चित्रित करने में किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। और देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि गंधार कलाओं का हाथ ग्रीक एवं हृदय तथा मस्तिष्क भारतीय थे। तो आप समझ सकते हो कि बौद्ध धर्म में प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार, जो बौद्ध धर्म में दंत कथाएं हुई है उसके अनुसार गंधार कला में रोमन शास्त्रीय कला और शैली का इस्तेमाल भारतीय विषय वस्तु के चित्र करने में किया गया। यानी देखा जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि भारतीय विषय वस्तु मतलब इन्होंने एक विषय रखी और उसके कारण जो है गंधार कला का काफ़ी उत्कृष्टता हुई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि गंधार कला के हाथ ग्रीक एवं हृदय मस्तिष्क भारतीय थे। जो दिल था, कलाकार के जो दिल था वो जो था ग्रीक था, लेकिन मस्तिष्क जो थे भारतीय थे। तो इस कारण से जो है इसका काफ़ी विकास हुआ और इसमें हर एक कला जो है देखने को हमें मिलती है। कुछ इतिहासकार गंधार कला को भारतीय ग्रीक कला स्कूल भी कहते हैं। बहुत से कलाकार इतिहासकार हैं इस बात को मानते हैं। और यह कला ग्रीक, बौद्ध, ग्रीको रोमन, इंडो ग्रीक एवं इंडो हैनिक कला भी कहा जाता है। कहते हैं गंधार मूर्ति कला का चरित्र चित्रण ग्रीक संयोजन एवं तकनीक पर आधारित थे, परंतु विषय वस्तु के विशुद्ध रूप से भारतीय होते थे। वह बौद्ध धर्म के नए रूप महायान पर आधारित थे। ये सारे के सारे जो गंधार कला विकसित हुए वो कहीं ना कहीं महायान पर आधारित थे। और इस तरह गंधार कला उस मंच का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें विदेशी तत्व को भारतीयता पर स्वरूप दिया गया। जनता के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकृत के कारण इसे नए रूप की कला भी मान्यता में वृद्धि हुई। कहते हैं धर्म में भी एक बात होती है कि जनता जिस चीज़ को अपनाती है उसी चीज़ को अपने धर्म में भी देखना पसंद करती है। तो देखा जाए तो बौद्ध धर्म में भी बहुत बड़ी जो है बदलाव इन्हीं कारणों से हुआ कि जनता के द्वारा बौद्ध धर्म की स्वीकृतता के कारण इसमें बहुत से चीज़ों का जो है बदलाव हमें देखने को मिला, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो गंधार कला के मुख्य केंद्र, चलिए देखते हैं गंधार कला के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो देखा जाए तो गंधार कला के मुख्य केंद्र, तो कहते हैं गंधार कला के कौन कौन से मुख्य केंद्र थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गंधार कला के विकास के मुख्य कला केंद्र जो है बीमारान, हस्तानगर, सक्रोधरी, जलालाबाद के निकट हरदा एवं तक्षशिला के पास विभिन्न स्थान थे। यानी देखा जाए तो गंधार कला के जो मुख्य केंद्र थे वो कहीं ना कहीं मुख्य इन्हीं बातों पर आधारित थी। इसलिए इसको जो है देखा गया भीमराना में, हस्तनगर में, सक्रोधरी में, जलालाबाद के निकट और यहाँ तक्षशिला में भी जो है गंधार कला की विभिन्नताओं में देखने को मिलती है। और इससे प्रमाणित ये होता है कि यह कला चारों ओर फैली हुई थी, क्योंकि कई क्षेत्र में जो है गंधार कला हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिला। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि चारों तरफ फैली हुई थी। पूर्वी एवं मध्य अफगानिस्तान में जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव क्षेत्र था, देखिए अफगानिस्तान जो था बौद्ध धर्म के महायान के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था और चिकनी मिट्टी से बनाई गई बौद्ध मूर्ति काफ़ी संख्या में वहाँ मिली है। तो इससे ये लगता है कि वहाँ के लोग बौद्ध धर्म की काफ़ी अनुयायी थे, काफ़ी मानते थे। अफगानिस्तान में बयांस और बेग्राम्स, हरदा और कंधार एवं कज्जूर में की गई खुदाई के अनेक बौद्ध अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। यानी उस समय जो खुदाई हुई और जो बौद्ध धर्म में उन्होंने विशेषताओं को जो है उड़ेला वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसी बेस पे देखा जाए तो ये मुख्य केंद्र के रूप में भी जाना जा सकता है।
वर्तमान हडग्राम में जो है देखा जाए तो 531 स्तूप एवं 3000 बुद्ध प्रतिमाएं मिली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान जो हडग्राम है वहाँ पर 531 स्तूप एवं 3000 बुद्ध प्रतिमाएं एवं वैधता की जो है प्रतिमाएं चिकनी मिट्टी से बनी हुई पाई गई। यानी यहाँ पर चिकनी मिट्टी से जो है बुद्ध प्रतिमाओं को बनाया गया एवं उनमें जो है गजकारी भी की गई। गजकारी का अर्थ दोस्तों ये होता है कि उसमें बहुत ही बारीकता से जो है एक कलाकारी की गई, उनके बालों को, उनको केसों को संवारा गया, वो भी बहुत बारीकता के साथ। हड का पुराना नाम नगरहारा था। जो हड अभी हंडा हम पढ़ रहे हैं उसका पुराना नाम जो था नगरहारा था, जिसका भ्रमण चीनी यात्रियों ने हुनसांग और फरहान के ने क्रमशः 400 AD और 600 AD में किया था। जब यहाँ पर चीनी यात्री हुनसांग और फरहान आए थे तो इन्होंने अलग अलग समय काल में जो है इस क्षेत्र में नगरहारा का यात्रा किया था, क्योंकि उनके जो है वृत्तांतों में ये बातें हमें पता चलती है। और ये दोनों जो है चीन से अफगानिस्तान के रास्ते शकलमुनी की धरती पर पधारे थे। यानी अफगानिस्तान के रास्ते शकलमुनी की धरती पर ये आए थे और इस क्षेत्र को सबसे प्रभावशाली रचना बयान में बड़े बड़े चट्टानों और बुद्ध की 2 खड़ी मूर्तियों का निर्माण भी किया जाना था। उसमें सबसे ऊंची जो है 175 फुट की पत्थर निर्मित विशालकाय प्रतिमा थी, जिसे चूने के परिष्कृत किया गया था। यानी चूने से जो है बनाया गया था। 175 फीट जो है पत्थर निर्मित विशाल प्रतिमा जो बुद्ध की थी वो चूने के पत्थर से बनाई गई थी। देखा जाए तो लोरिया तगाई की स्वतंत्र बुद्ध प्रतिमा जो कि 6 AD, तख्त ए वाही का प्रसिद्ध बुद्ध और चरसादा का बुद्ध जो कि 72 AD तख्त में खड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध एवं शहरी वाहकाओं में बैठा हुआ बुद्ध से ये सब गंधार कला के प्रसिद्ध नमूने हैं। तो यहाँ गंधार कला के प्रमुख केंद्र तो आप समझ गए होंगे और इनकी बातों का। अगला हमारे समक्ष जो टॉपिक आएगा वो आएगा गंधार कला की मुख्य विशेषता। तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये बात आपको भूलना नहीं है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाना होता है, जो कि बहुत साधारण है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जग भला तो हम भला। अगर हम दुनिया को भला करेंगे तो हमारी भी भला होगी, और ये बात आपको समझ है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार समय समय पर मिलता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके इसको सेव करना है। कहीं ये ना हो कि इस सेमेस्टर में आप पढ़ लो और अगले सेमेस्टर में तिरपान सेंटर ही आपके मोबाइल से गायब हो जाए। तो इसलिए कहता हूँ ना, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका मोबाइल स्पेस बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगले सेमेस्टर में तिरपान स्टडी सेंटर जरूर काम आ जाएगा। तो अच्छे कामों के लिए देर नहीं होना चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो हैं। ये सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।